प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आज हम रसायन विज्ञान के 25 ऐसे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, ऐसे बहुत सारे लिस्ट आपने जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऐसे एग्जामों के पहले के जो एग्जाम हो चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो है ये पूछे हुए प्रश्न हैं सारे के सारे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और बता दूं आप लोगों को कि ये रसायन विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों वाले सीरीज का 5वां सेट है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया हुआ है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है फिल्टरन, दूसरा ऑप्शन है आसवन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण और चौथा ऑप्शन है प्रभाजी आसवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आसवन। आसवन विधि में क्या होता है, देखिए आसवन विधि के माध्यम से जो हम लोग महासागरों से शुद्ध जल को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में होता क्या है कि सबसे पहले जो द्रव होता है, यानी कि जो पानी होता है, उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ऊपर आपका जो है वाष्प बन के उड़ जाता है, और बाकी जो उसमें अशुद्धियां रहती है वो उसी महासागर के पानी में रह जाती हैं। और फिर उसी जो वाष्प बन के उड़ा हुआ पानी होता है, उसी को जब ठंडा करते हैं तो वापस में हमको जो है पानी मिलता है, यानी कि जल मिलता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आसवन। तो आसवन विधि में क्या किया जाता है कि अशुद्ध जल को गर्म किया जाता है, जिससे कि उसमें का जो शुद्ध जल होता है वो उड़ जाता है वाष्प बन के, और फिर उसी को ठंडा करके हम लोग शुद्ध जल प्राप्त कर लेते हैं। जिसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है क्रिस्टन और चौथा है फिल्टरन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाष्पीकरण। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि समुद्र जल से सामान्य लवण कैसे प्राप्त करेंगे। तो समुद्र जल से जो है हम लोग को जब सामान्य लवण प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि उसमें उसको गर्म कर देते हैं, पानी निकल जाएगा, और पानी जब निकल जाएगा तो नीचे जो हमें प्राप्त हो जाएगा सामान्य लवण। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाजी आसवन, और ऑप्शन नंबर सी है आसवन, और चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रभाजी आसवन, जिसमें कि अलग अलग टेम्परेचर पर जो है जो कच्चा तेल होता है उसमें से अलग अलग प्रकार की चीजें निकल जाती हैं, जैसे कि गैसोलीन हो गया। तो ये आपका आंसर था प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन, जो कि है कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव, यानी कि हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? ऑप्शन ए है शर्करा होता है, ऑप्शन बी है सामान्य लवण होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है, या फिर ऑप्शन डी है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सोडियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं आपके जो विद्युत उपकरण का जो तापन अवयव होता है, हीटिंग एलिमेंट होता है, उसके ऊपर सफेद परत के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन बी है जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है, ऑप्शन सी है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, या फिर ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है। और साथ साथ ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि जल योजित जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका Na, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, Na2CO3। तो ये जो है आपका जल योजित सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि आपका कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। अब बात करेंगे हम लोग आगे अगला क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे सामान्य लवण कौन सा है? इसमें से सामान्य लवण आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम बाई कार्बोनेट, और ऑप्शन सी है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक बोलते हैं। यही नमक जो है आपका सामान्य लवण कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आप लोग याद रखेंगे नमक। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड का जो है हम लोग फॉर्मूला बताएंगे क्या, तो वो बताएंगे हम लोग NaCl। ठीक है, तो ये आपका जो है नमक का फॉर्मूला हो गया, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अब बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सातवां क्वेश्चन,
कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। ऑप्शन बी है यह अत्यधिक रंगीन होता है। ऑप्शन सी है इसमें निलंबित यानी सस्पेंडेड अपद्रव्य यानी इम्प्यूरिटी होते हैं। और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड होता है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ में अच्छा झाग इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि कठोर जल में सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है कार्बोनेट घुले रहते हैं। अब बात करें हम लोग अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो उसमें जो अभी आपने देखा था ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से कि वो आपका कठोर जल बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम बोलते हैं तत्वांतरण, यानी कि जो है ट्रांसम्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है आपका बी हो जाएगा। तत्वांतरण जो है एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो कि खुद को खंडित करके अल्फा बीटा और गामा रे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला जो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम। और इसको जो है हम लोग कॉमन मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3। तो अब देखेंगे हम लोग 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि जल का क्वथनांक आपका जो है जो आपका सेल्सियस पैमाना होता है उस पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस है इसका जो है क्वथनांक। ठीक है, अब देखिए ये जो केल्विन होता है वो 273 केल्विन जो होता है, 273 केल्विन ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाता है आपका क्या चीज 273 केल्विन। अब 100 डिग्री आपको निकालना है तो 100 इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें 100 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 373। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 373, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कितना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है हमें सही दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं क्वथनांक से संबंधित बातें, कि क्वथनांक जो होता है ना ये आपका जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी आपका जो है बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। ठीक है, और अगर प्रेशर घटता है तो इसके साथ साथ क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट भी आपका जो है ये घटता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए इसका उपयोग कहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे घटेगा, ये कहाँ पे होता है? तो ये प्रेशर कुकर जो होता है ना, तो ये प्रेशर कुकर में जो है आपका अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है इसका, तो ये आपका जो है चूंकि देखिए प्रेशर घट रहा, अच्छा प्रेशर घटने का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर नहीं लेते हैं। प्रेशर घटता है आपका जब हम लोग किसी पर्वत पे ऊपर चढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका कम हो जाता है। जैसे हिमालय पे बात करेंगे तो 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वहीं जब प्रेशर बढ़ता है ना प्रेशर कुकर में, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यहाँ पर जो 120 के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है आपका रोगग्रस्त वृक्कों यानी कि किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन यानी कि डायलिसिस के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना यानी कि फेनोमेनन क्या होता है? ऑप्शन ए है विसरण होता है, ऑप्शन बी है आपका जो है अवशोषण होता है, और ऑप्शन सी है परासरण होता है, या फिर ऑप्शन डी है वैद्युत कण संचालन यानी कि इलेक्ट्रोफेरोसिस होता है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे है परासरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसमें सही आंसर है। और गैसों का देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो एक डायलिसिस मशीन जो होता है उसमें क्या होता है कुछ इस प्रकार के जो है कॉन्सेंट्रेशन वाले लिक्विड होते हैं, जिसकी वजह से कि जो ब्लड में हमारा जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो है उस डायलिसिस सॉल्यूशन में चले जाते हैं, और हमारा ब्लड जो है फिल्टर होकर वापस हमारे बॉडी में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें पे जो है आपका प्रासरण प्रक्रिया होती है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है दूध निम्नलिखित का उदाहरण है, किसका उदाहरण है आपको बताना है? तो ऑप्शन ए है निलंबन का उदाहरण है, ऑप्शन बी है जेल का उदाहरण है, या फिर ऑप्शन सी है पायस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है झाग का उदाहरण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी पायस का उदाहरण है। अब पायस क्या होता है तो देख लीजिए, ये पायस जो होता है एक ऐसा कोलाइड होता है जिसमें कि परिक्षेपित कण और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही लिक्विड होता है।
ठीक है। अगर दोनों ही लिक्विड रहता है तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका जो है दोनों लिक्विड। ऐसा कोलाइडी विलयन या कोलाइड कह सकते हैं जिसमें कि आपका दोनों क्या हो, दोनों जो है आपका लिक्विड रहता है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं पायस। ठीक है। अगर एक देखो निलंबन क्या होता है, तो निलंबन आपका ऐसा आपका जो है कोलाइडी विलयन हो जाता है जिसमें कि आपका जो सस्पेंडेड यानी कि परिक्षेपित जो कण होते हैं, इनका जो साइज होता है वो आपका जो है 10⁻⁻5 से ज्यादा होता है, तो ये आपका हो जाता है निलंबन। इस तरीके से अगर बात करें तो हम जेल का, तो जेल क्या हो जाता है, जेल आपका जो है एक ऐसा आपका जो है कोलाइड हो गया जिसमें कि जो परिक्षेपित हाँ परिक्षेपित जो कण होता है ये आपका जो है क्या बोलते हैं, ये जो है आपका द्रव रहता है, और जो आपका मतलब कि परिक्षेपण जो माध्यम होता है ना ये आपका जो है लिक्विड होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका जेल। अब बात करें हम, ये सिंबल ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि जो घुलाने वाला रहता है ना वो ठोस रहता है और घुलने वाला जो रहता है वो लिक्विड रहता है, तो ऐसे कंडीशन हम लोग बोलते हैं जेल। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आएगा। और झाग तो आप लोग समझते हैं, इसमें क्या होता है, पानी के जो है आपके पानी बोल रहा हूँ, जो लिक्विड होता है उसके अंदर में एयर हो जाते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे बारूद के बारे में कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है बालू और टीएनटी का है, ऑप्शन बी है सल्फर रेत कास्ट कोयला यानी कि चारकोल का है, और ऑप्शन सी है नाइट्रेट सल्फर और कास्ट कोयला का है, और ऑप्शन डी है टीएनटी व काठ कोयला का है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है नाइट्रेट। अब नाइट्रेट का मतलब कौन सा नाइट्रेट, तो देखिए नाइट्रेट का यहाँ पर मतलब है आपका जो है जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको जो हम लोग बोलते हैं एक से, उसको हम लोग सोडियम या सोडियम का नाइट्रेट बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर पोटेशियम, पोटेशियम भी हो जाएगा आपका, दोनों ही चीजें। तो देखिए एक तो नाइट्रेट हो जाता है आपका सोडियम का, यानी कि जो है NaNO3 हो जाएगा, NaNO3 सोडियम का नाइट्रेट, ये भी काफी विस्फोटक होता है। और दूसरा का आपका पोटेशियम का भी हो सकता है। ठीक है ना। पोटेशियम का क्या हो जाता है, तो ये जो है आपका के हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा, एक सेकेंड, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पोटेशियम हो गया और ये आपका जो है नाइट्रेट हो गया, यानी KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट या फिर जो है सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग उसमें ऐड करते हैं चारकोल और सल्फर। इसका जो रेशियो होता है वो कितना रहता है मैं बता देता हूँ। देखिए, तो ये दोनों जो होते हैं ना, अगर इन दोनों में से किसी एक को जो हम लोग 15 ग्राम ले रहे हैं, तो जो आपका चारकोल होता है, यानी कि जो है चारकोल यहाँ पे ये आपका जो है चारकोल हो गया, लिखने में कुछ दिक्कतें हो रही है। ठीक है। चलिए ठीक है, चारकोल आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे चारकोल। तो चारकोल जो होता है इसको हम लोग लेते हैं 3 ग्राम, और यहाँ पर जो हम लोग जो आपका सल्फर है, ठीक है, तो सल्फर को हम लोग लेते हैं 2 ग्राम। तो इस अनुपात में लेते हैं हम लोग बारूद को बनाने के लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है टार्टरिक अम्ल, और ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है आपका बेंजोइक अम्ल, जो कि करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग हम लोग खाद्य परिरक्षक यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है। और टार्टरिक अम्ल भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो है इमली में पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। और सोडियम बाइकार्बोनेट का तो आप लोग जानते ही हो, ये आपका क्या होता है, इसको जो हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर या सोडा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कपड़ों के रंग का विरंजन यानी कि ब्लीचिंग करने वाला अभिकर्मक यानी कि रिएजेंट है कौन सा। सोडियम क्लोराइड है, या फिर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम डाई ऑक्साइड है, या फिर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला हो जाएगा SO2। तो SO2 जो होता है वो आपका कपड़ा का जो कलर होता है उसको विरंजित करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और ये जो आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड है, ये जो है आपका H2SO4 बनाने में, H2SO4 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके अलावा अगर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये ठोस होता है ना, तो इसका ठोस रूप जो है आपका शुष्क बर्फ कहलाता है। इसका ठोस रूप क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है शुष्क बर्फ
कहलाता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड तो अभी अभी आपने बात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है कहलाती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन बी है ऊष्मा शोषी यानी कि इंडोथर्मिक अभिक्रिया कहलाता है, और ऑप्शन सी है तापीय अभिक्रिया कहलाता है, और ऑप्शन डी है ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, जिसमें आपका जो है ऊष्मा का क्षेपण होगा यानी कि निकलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऊष्मा किस में आपका बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी क्या होता है? जिसमें ऊष्मा लगेगा यानी कि बनेगा नहीं, ऊष्मा जो है अभिक्रिया होने के बाद से क्या होगा, घट जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा जिस भी पात्र में हम लोग जो है रिएक्शन कराएंगे उसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा लगता है, और ऊष्मा जिसमें बनता है निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और उत्क्रमणीय यानी कि जो है अगर जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट जो है अगर प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट अगर फिर से बना लेते हैं तो ये आपको कहलाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल का, तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो है ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। जब आयोडीन का रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर जो है आपका बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो आपका आयोडाइड बन जाता है, इसको बैलेंस भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया, बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड फिर से जो है आपका आयोडीन और हाइड्रोजन में डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, रिएक्शन जो है रिवर्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। और तापीय ऊर्जा जिसमें ताप का जो है क्या बोलते हैं, ताप उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तापीय अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगला का जो क्वेश्चन है वो है आपका, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाने का जो प्रक्रम होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वियोजन कहते हैं, ऑप्शन बी है विलयन कहते हैं, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी है वाष्पीकरण कहते हैं। तो इसको जो हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें क्या होता है ठोस जो होता है वस्तु, उसको गर्म करने के बाद से बिना गैस में बदले वो डायरेक्टली जो है आपका सॉरी बिना द्रव में बदले डायरेक्टली जो है वो गैस में बदल जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऊर्ध्वपातन, 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है इस सेट का 19वां क्वेश्चन और सीरीज का जो है 119वां क्वेश्चन, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है? तो देखिए जो रासायनिक यौगिक होता है वो किन से मिलकर बना होता है? जाहिर सी बात है कि अणुओं से मिलकर बना, सॉरी जाहिर सी बात है कि परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन सॉरी ये जो आपका वाटर ही है, तो ये किन से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु से मिलकर के बना होता है। या फिर उसका किसी भी यौगिक का जो न्यूनतम यानी सबसे छोटा जो संभव इकाई होता है उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी है रंगहीन होते हैं, या फिर ऑप्शन सी है हाइपो घोल आसानी से घुलनशील होता है इसलिए, या फिर ऑप्शन डी है प्रकाश से आसानी से अपचयित हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है सिल्वर हेलाइड का उपयोग हम लोग फोटोग्राफी प्लेटों में इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आपका होता है ये रंगीन होता है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 121वां नंबर इस सीरीज का क्वेश्चन, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक रूप क्या है? ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड है, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट होता है, और ऑप्शन सी है सोडियम फॉस्फेट होता है, और ऑप्शन डी है सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड कहाँ चला गया सर। चलिए तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को जो है नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं? ठीक है, तो वृक्ष जो है रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं, क्योंकि रात में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण से निकलता है। तो इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण चूंकि रात में नहीं होता है, यही कारण है कि रात में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं श्वसन की क्रिया से। तो इसीलिए हम लोग को जो है पेड़ों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन का मात्रा जो बहुत ही कम मिलेगा। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका हिंगुल, जिसको हम सिनबार बोलते हैं, का अशुद्ध अयस्क है। तो इसका जो अशुद्ध अयस्क है वो है आपका पारा। चूंकि आप लोग जानते हैं ना सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HGS होता है।
ठीक है। तो HGS में क्या मिलेगा आपको, Hg मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन ए है सोडा कांच, ऑप्शन बी है पाइरेक्स कांच, और ऑप्शन सी है कोर्निंग कांच, और ऑप्शन डी है क्वार्ट्ज कांच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है क्वार्ट्ज कांच। देखिए ये जो वैज्ञानिक जो उपकरण होते हैं उनमें पराबैंगनिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का जो शुद्ध रूप होता है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप होता है, वो आपका क्वार्ट्ज कांच होता है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या होता है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है आसवन, और ऑप्शन सी है क्रिस्टलन, और ऑप्शन डी है अवसादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊर्ध्वपातन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से ये 25 क्वेश्चन मैं समझा पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।